नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की लगभग पूरी संभावना है। तो आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के समुद्री उत्पादकों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? तो आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस या फिर जापान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। भारत के समुद्री उत्पादकों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार यूरोपियन यूनियन है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? दोस्तों, ग्राम अनाज बैंक योजना कौन से मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है? तो आपका ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। तो ग्राम अनाज बैंक योजना में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा अमल में लाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? दोस्तों, निम्नलिखित में क्या सही प्राथमिक घाटे को बताता है? आपका ऑप्शन दिया राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, आरबीआई के ट्रेजरी बिलों में सरकार के बाजार उधार में इसके योगदान में होल्डिंग में शुद्ध वृद्धि का योग, बजटीय घाटा, सरकार बाजार उधार और ऋण या फिर वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान। तो वित्तीय घाटा ब्याज भुगतान प्राथमिक घाटे को बताता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? दोस्तों, निम्नलिखित में क्या M2 के बारे में कौन सा सत्य है? आपका ऑप्शन दिया M1 प्लस डाकघर बचत जमा, M1 बैंकों के पास स्वार्थिक जमा, M1 बचत जमा डाकघर में स्वार्थिक जमा या फिर इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, M1 डाकघर बचत जमा। निम्नलिखित में M2 के बारे में M1 डाकघर बचत जमा सत्य है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 1969, 1935, 1949 या फिर 1980। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1949। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कौन सा बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है? तो आपका ऑप्शन दिया राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक RIDF यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें NNP के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपका ऑप्शन दिया है GNP प्लस मूल्यह्रास, GNP माइनस मूल्यह्रास, GNP प्लस निर्यात, GNP माइनस निर्यात। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, GNP माइनस मूल्यह्रास। तो इनमें NNP के बारे में GNP माइनस मूल्यह्रास कथन सत्य है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1949, 1969, 1980 या फिर 1955। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1980। तो भारतीय स्टेट बैंक SBI का राष्ट्रीयकरण 1980 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। तो भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका ऑप्शन दिए दिल्ली, मेघालय, त्रिपुरा या फिर असम।
तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। तो भारत में G20 स्पेस इकोनॉमिक लीडर्स मीटिंग का आयोजन मेघालय में किया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में हैं? तो आपका ऑप्शन दिया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय और शाखाएं भारत में है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है? आपका ऑप्शन दिया शेयर, भूमि और भवन, स्टॉक या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमि और भवन। तो भूमि और भवन संपत्ति गिरवी रखी जा सकती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली मनी ट्रांसफर सिस्टम कौन सी है? दोस्तों बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली मनी ट्रांसफर सिस्टम कौन सी है? आपका ऑप्शन दिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र या फिर मेल ट्रांसफ़र। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र बैंकिंग चैनल के माध्यम से सबसे तेज धन हस्तांतरण प्रणाली मनी ट्रांसफ़र सिस्टम है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके पूर्णतः स्वाधिकृत सहायक संस्था के रूप में की गई थी? तो आपका ऑप्शन दिया भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, IDBI बैंक या फिर भारतीय जीवन बीमा निगम। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक में से इसके द्वारा सहायक संस्था के रूप में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? आपका ऑप्शन दिए फेडरल बैंक, विजया बैंक, देना बैंक या फिर कॉर्पोरेशन बैंक। याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक भारतीय बैंकों में से एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से किस वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है? आपका ऑप्शन दिया वरिष्ठता, पदोन्नति की संभावना, क्रय शक्ति या फिर अतिरिक्त आय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी क्रय शक्ति। तो क्रय शक्ति वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक माना जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? आपका ऑप्शन दिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत, भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यान्वयन, बीमा कंपनी का राष्ट्रीयकरण। याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग विनियमन अधिनियम की शुरुआत घटना सबसे पहले घटित हुई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? दोस्तों बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन दिया 1956, 1992, 1983 या फिर 1960। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1956। तो बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण सॉफ्ट लोन्स प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचे विकास कोष की योजना को स्वीकार किया? तो आपका ऑप्शन दिया है 1991, 1992, 1993 या फिर 1994। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 1994। तो 1994 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने ग्रामीण विकास के लिए राज्यों को नरम ऋण सॉफ्ट लोन्स प्रदान करने के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास कोष की योजना को स्वीकार कर लिया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को ला कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
दोस्तों बैंकिंग अधिनियम अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आपका ऑप्शन डी 1952, 1950, 1949 या फिर 1956। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1949। तो बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 वर्ष में पारित हुआ था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ब्रेटन वुड टर्बिस निम्नलिखित में किन्हें कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन दिया IBRD और IMF, IDA और IFC, IDA और IMIGA या फिर IMF और IDA। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए IBRD और IMF। तो ब्रेटन वुड टर्बिस IBRD और IMF को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आगरा किसके लिए मशहूर है? तो दोस्तों आगरा किसके लिए मशहूर है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए पेठा, जलेबी, पान या फिर कचौड़ी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सबके लिए है, जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।